हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल आई। आज के इस वीडियो में हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिज़ास्टर्स के ओरिजिन, कॉजेज़, टाइप्स, इम्पैक्ट्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि डिज़ास्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। उन सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर क्या है? डिज़ास्टर इज़ एनी कैलेमिटी या एनी इवेंट जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या सोशल इम्पैक्ट्स, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन हम लोग अब देखते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट implies the systematic process of using administrative decisions, organization, operational skills and capacities to implement policies, strategies and coping capacities of the society and communities to lessen the impact of natural hazards and related environmental and technological disasters. So basically डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, ऑर्गेनाइजेशंस स्किल्स कैसे ऑपरेट कर रही हैं एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर पे, और कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर को लेकर के, उसको हम लोग टोटली इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। According to UNO, a disaster management is a process to manage the serious disruption of the functioning of a community or society due to disaster which involve widespread human, material, economic or environmental impacts which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. So इस definition के हिसाब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक सेट ऑफ प्रोसेस है जो कि किसी भी डिज़ास्टर से आने वाले ह्यूमन या मटेरियल या इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने में या उसको कर्ब करने में जितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सारी स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल दोनों ही मेजर्स इन्वॉल्व होते हैं डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने में और लिमिट करने में। ओके, सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 3 स्टेज इन्वॉल्व होती हैं और उन 3 स्टेजेस का नाम है, पहली स्टेज प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। मतलब वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो डिज़ास्टर से पहले करी जाती हैं और वो जो डिज़ास्टर के टाइम की जाती हैं, और तीसरी वो होती हैं जो डिज़ास्टर के बाद की जाती हैं। सो ये तीनों एक्टिविटीज़ या 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ये जो डायग्राम बना है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम तीनों स्टेजेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली टेकअप करेंगे। तो पहली स्टेज है प्री डिज़ास्टर फेज़। प्री डिज़ास्टर फेज़ में हम लोग 6 बेसिक स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। प्री डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर अगर होने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। ओके, सो इन 6 स्टेप्स को हम लोग टेकअप करते हैं। पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग 2 असेसमेंट्स लेते हैं। पहला है हैज़ार्ड असेसमेंट और दूसरा है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। पहले में जो हैज़ार्ड असेसमेंट है हम लोग उसमें पर्टिकुलर हैज़ार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि कब और कहाँ वो हैज़ार्ड आया है पास्ट में, कितना सीवियर वो हैज़ार्ड आया है, कितना उसने डैमेज किया है। सो ये हम लोग हैज़ार्ड असेसमेंट में करते हैं। उसके बाद जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है उसमें हम लोग करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर हैज़ार्ड से कितने वल्नरेबल हैं, कितना ज़्यादा वो अफेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर सेटलमेंट कैसे हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पर कैपिटल अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ये सब हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ास्टर कहाँ कहाँ आता है, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक्स हैं वो जनरली प्लेट मार्जिन्स पे आते हैं, वो जनरली जापान वाले एरियाज़ में या एंडीज़ माउंटेन्स वाले एरियाज़ में वहाँ पर अर्थक्वेक्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो फ्लड्स हैं वो चाइना में फ्लड ज़्यादा आती हैं, इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में फ्लड्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन सा डिज़ास्टर, कौन सा हैज़ार्ड किस एरिया में आ रहा है, कब आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जोनेशन। जोनेशन में हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला है एक मल्टीपल हैज़ार्ड मैपिंग और दूसरा है क्रिटिकल फैसिलिटीज़ मैपिंग। जो मल्टीपल हैज़ार्ड मैपिंग है, MHM जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा एक नया मेथड है और इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या हैं
कि जितने डिफरेंट एरियाज़ में जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उनको कंबाइंडली एक मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जिससे उस पर्टिकुलर हैज़ार्ड की मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एरिया ऑफ इफेक्ट वो सारा एक कंपोजिट पिक्चर उसकी हमें मिल जाती है और फिर उसके बारे में प्लानिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। जो सेकेंड मेथड था जोनेशन का वो है क्रिटिकल फैसिलिटीज़ मैपिंग, जिसको हम लोग CFM भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग उन एरियाज़ की, उन स्ट्रक्चर्स की या उन प्लेसेस की मैपिंग करते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए या जिनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है सीरियस बॉडी हार्म करने का या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज करने का या कुछ और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को डैमेज करने के लिए, ओके। नेक्स्ट मेथड है रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क एनालिसिस इज़ आइडेंटिकल टू असेसमेंट प्रोसेस, लेकिन इसमें बेसिकली असेसमेंट में हम लोग सिर्फ वहाँ का हैज़ार्ड का असेसमेंट करते हैं, लेकिन रिस्क एनालिसिस में हम लोग सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सब पॉइंट ऑफ व्यू को ले करके तब उसका रिस्क एनालाइज करते हैं। रिस्क ट्रांसफ़र से ये मतलब होता है कि ऐसे मेथड्स या ऐसे वेज जिनसे इंश्योर हो कि किसी भी हैज़ार्ड या डिज़ास्टर के आने पे जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनका कॉम्पनसेशन हो सके, उनकी रिकवरी हो सके। सो बेसिकली रिस्क एनालिसिस में हम लोग वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिनसे हमें अपने डैमेज प्रॉपर्टी का कॉम्पनसेशन मिल सके, जिसमें कि इंश्योरेंस इंक्लूडेड होते हैं, इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी, या फिर इंश्योरेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर इंश्योरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज विद सेफ्टी रेगुलेशंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट मेथड है हैज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब कितना हम लोग तैयार हैं एक पर्टिकुलर हैज़ार्ड को लेकर, एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर को लेकर, उसके इफ़ेक्ट्स को कोप अप करने के लिए हम लोग कितना रेडी हैं। इसमें वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मेजर्स इन्वॉल्व हैं जिनसे एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर का जो रिस्क है, जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सके या हम उस डिज़ास्टर के लिए तैयार हो सके, प्रिपेयर हो सकें। इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस, एजुकेशन, जैसे कि प्लानिंग ऑफ पीपल, स्कूल, कम्युनिटी, मॉक ड्रिल्स, ट्रेनिंग्स, प्रॉपर वार्निंग सिस्टम, आइडेंटिफाइंग ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स एट्सेट्रा। लास्ट स्टेप इज़ मिटिगेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत यूनिक स्टेप है। इसका बेसिक मतलब ये है कि ऐसे प्रोएक्टिव मेजर्स लेना बिफोर अ डिज़ास्टर और इमरजेंसी जिसकी वजह से हम लोग हैज़ार्ड्स का इम्पैक्ट और रिस्क को रिड्यूस कर सकें, ओके। सो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी इन्वॉल्व होता है और नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी इन्वॉल्व होता है। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में हम लोग ये इन्वॉल्व करते हैं कि कैसे बिल्डिंग को बनाना है, कैसे बिल्डिंग के में ऐसा मटेरियल यूज़ करना है कि वो उस पर्टिकुलर हैज़ार्ड से रेजिस्टेंट हो, या ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क बनाना है हमको जिससे हम लोग डिज़ास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सकें। सो बेसिकली मिटिगेशन वो मेथड है कि जिससे हम लोग डिज़ास्टर आने से पहले हमको पता है वो अगर वो आने वाला है वहाँ पर तो हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया साइक्लोन वल्नरेबल है तो वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाएं कि अगर हर साल साइक्लोन आ रहे हैं वहाँ पर 3 से 4 तो ज़्यादा हमको वहाँ कुछ तैयारी नहीं करनी पड़े कि ये साइक्लोन आ रहा है तो सब कुछ ठीक करना है, बल्कि ऐसे लॉज, ऐसे पॉलिसीज, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे उस पर्टिकुलर साइक्लोन या उस पर्टिकुलर हज़ार्ड का इम्पैक्ट और रिस्क अपने आप कम हो जाए या एलिमिनेट हो जाए, ओके। सो ये प्री डिज़ास्टर मेथड्स थे, ये प्री डिज़ास्टर में जो हम लोगों को मेथड्स उठाने हैं फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेज है ड्यूरिंग डिज़ास्टर, मतलब डिज़ास्टर के टाइम पे हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर्स। इसमें जो पहले 2 टर्म्स हैं प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग, ये काफ़ी सिनोनिमस हैं लेकिन इनमें क्वाइट डिफरेंस होता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि एक डेफिनेट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि कब और कहाँ एक पर्टिकुलर इवेंट अकर होगा बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि हमने ये प्रिडिक्ट किया कि बे ऑफ बंगाल में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होगा और वो उड़ीसा के कोस्ट पे स्ट्राइक करेगा, तो दिस इज़ नोन एज प्रिडिक्शन। लेकिन फोरकास्टिंग इज़ डन ऑन अ टाइमली बेसिस कि जो पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है उसका टाइमली हमको बताना है लोगों को कि वो कहाँ पर पहुँचा, वो कैसा है, उसका कितना फ्रीक्वेंसी होगा, कितना इंटेंसिटी होगा। सो इसको हम लोग फोरकास्टिंग पे करते हैं। फोरकास्टिंग वर्ड से आप फेमिलियर ही होंगे, जैसे कि डेली वेदर फोरकास्ट होता है कि टाइमली बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमको बताना है वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं। सो दैट इज टर्म्ड अंडर फोरकास्टिंग। जो थर्ड पॉइंट है वो है वार्निंग। वार्निंग इज अ स्टेटमेंट दैट अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजार्डस इवेंट विल अकर बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट। मतलब जो वार्निंग होता है वो एक स्टेटमेंट होता है कि प्रिडिक्शन और फोरकास्ट को यूज़ करके हमने एक वार्निंग जारी की कि ये इवेंट अकर होगा ही, और ये जो इवेंट है ये हैजार्डस हो सकता है या इसका कितना स्केल होगा, कितना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी होगा और कितना डैमेज करने की कैपेसिटी इसके अंदर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया में साइक्लोन आता है तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है
वो वेरियस वार्निंग्स इशू करता है जहाँ पर वो साइक्लोन स्ट्राइक करने वाला होता है। उसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और भी तरह तरह के जोन्स जो कि IMD ने बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन, वो IMD फोरकास्ट करता है, उसकी वार्निंग इशू करता है और उस हिसाब से जो हमारी NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, वो फिर उसको मैनेज करती है और कैसे उस डिज़ास्टर से कोप अप करना है वो सब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ डिसाइड होती हैं। फोर्थ मेजर इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है मेजर्स टेकन ड्यूरिंग एंड इमिडिएटली आफ्टर अ डिज़ास्टर टू इंश्योर दैट इफेक्ट्स आर मिनिमाइज्ड। मतलब कि डिज़ास्टर आया, फिर उस टाइम डिज़ास्टर आने के टाइम या डिज़ास्टर आने के बाद ऐसे स्टेप्स लेना जिनसे जो डिज़ास्टर का इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, मेडिकल कैंप्स को लगाना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, उनको अपडेट करते रहना बार बार, ठीक है। रोड और रेलवे ट्रैक्स को क्लियर करना, कम्युनिकेशन अगर टूट गया है तो उसको रिस्टोर करना, जो इंजर्ड हैं उनको मेडिकल कैंप्स में लेके जाना और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड एटसेट्रा। ओके, लास्ट इज इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब खाली करना किसी जगह को। सो बेसिकली दैट इज़ अ टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल। जहाँ पर डिज़ास्टर स्ट्राइक किया है या वो डेंजरस एरिया है, वहाँ से जो लोग रह रहे हैं या जो वहाँ पर जानवर रह रहे हैं उनको उस जगह से हटा करके एक सेफ जगह मूव करने को हम लोग इवैक्यूएशन बोलते हैं। इवैक्यूएशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक मैंडेटरी इवैक्यूएशन जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑर्डर करती हैं कि नहीं नहीं आपको हटाना ही है, जितने लोग रहते हैं वहाँ पर उनको सबको वहाँ से हटाइए। सेकेंड इज़ एडवाइज इवैक्यूएशन, जिसमें डिज़ास्टर स्ट्राइक करने से काफ़ी पहले जो है लोगों को एडवाइस कर दिया जाता है कि आपको ये इवैक्यूएट करना है और आप वॉलंटरीली बेसिस पे इवैक्यूएट कर लीजिए। और थर्ड इज़ स्पॉन्टेनियस इवैक्यूएशन, जिसमें जो लोग रह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में वो खुद ही सेल्फ इवैक्यूएट कर देते हैं, उनको कोई वार्निंग नहीं दी गई है या कोई एडवाइस नहीं दी गई, लेकिन देन ऑल्सो दे आर इवैक्यूएटिंग दैट प्लेस, कम्स अंडर स्पॉन्टेनियस इवैक्यूएशन। सो ये हो गया ड्यूरिंग डिजास्टर फेज। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट डिजास्टर, मतलब डिजास्टर के बाद क्या क्या स्टेप्स हमको लेने होते हैं। सो पोस्ट डिजास्टर फेज में पहला जो स्टेप है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब किसी भी एक डिजास्टर और इमरजेंसी में जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सैनिटेशन, टेम्परेरी रिपेयर्स या रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज, डैमेज असेसमेंट एंड रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। उसके बाद है रिलीफ मेजर्स। रिलीफ मेजर्स मतलब जो विक्टिम्स हैं डिज़ास्टर के उनको रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करना, जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर, मेडिसिन्स, टेम्परेरी अकोमोडेशन, रिलीफ कैंप्स एट्सेट्रा। देन रिकवरी। एक्चुअली रिकवरी से पहले इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू आता है। इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू में भी वही कि जो लोग वहाँ पर विक्टिम्स हैं, जो लोग फंसे हुए हैं एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर साइट पे, वहाँ से लोगों को हटाना, वहाँ से उनको रेस्क्यू करना यूजिंग हेलीकॉप्टर्स या फोर्सेस को यूज़ कर करके वहाँ पर से विक्टिम्स को इवैक्यूएट करके एक पर्टिकुलर एक सेफ जगह पर पहुँचाना। सो वो होता है इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू में। उसके बाद रिकवरी फेज़ होती है। रिकवरी फेज़ में जो है जो विक्टिम्स हैं डिज़ास्टर की उनकी रिकवरी पे मोर एम्फेसिस किया जाता है कि उनकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं कोई तो उसको रिकवर करना, या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है उसका रिकवर करना, या जो भी डैमेज हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका रिपेयर करना, ये सब रिकवरी फेज़ में इंक्लूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिहैबिलिटेट करना मतलब होता है कि ब्रिंगिंग बैक लाइफ टू नॉर्मल। ओके, कि जो लाइफ इधर से उधर हुई है किसी भी डिज़ास्टर के आने की वजह से, उसको नॉर्मल साइकिल में लाने को ही रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। इसमें लोगों को इकोनॉमिक हेल्प देना, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ देना, उनको कम्युनिकेशन फिर से प्रोवाइड करना, या और भी उनके इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक और बजट मैनेजमेंट में भी ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं रिहैबिलिटेशन में। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली वही चीज़ है कि जो बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डैमेज हो सकता है फ्यूचर डिज़ास्टर्स के आने पर, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, उनकी रेट्रोफिटिंग करना एट्सेट्रा। तो ये सब आता है हमारा रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। इसमें बेसिकली हम लोग जो वल्नरेबल पीपल हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनका एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको मूव करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आती हैं। मॉक ड्रिल्स कराना, ओके, अवेयरनेस स्प्रेड करना
सो ये सब आते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग्स एंड एक्टिविटीज़ में। सो ये तो हो गया पोस्ट, प्री एंड ड्यूरिंग डिजास्टर फेजेस में जो स्टेप्स हैं। अब हम लोग उसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं जो हम लोग ने पहले स्किप किया था। इसमें इस डायग्राम में बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी साइकिल को दिखाया गया है कि जो ऊपर वाला एरो दिख रहा है वो प्री डिजास्टर है, जिसमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस को दिखाया गया है। उसके बाद जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है तब रिस्पॉन्स, असेसमेंट, इमीडिएट रिलीफ, ये सब ड्यूरिंग डिजास्टर को दिखाया गया है। और उसके बाद जो पोस्ट डिजास्टर है, मतलब डिजास्टर के बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, उसको दिखाया गया है। सो बेसिकली इस पूरे डायग्राम में पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल को डिपिक्ट किया गया है। इसको आप अपने डायग्राम्स में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिएगा, ये और अच्छे मार्क्स लाने में आपको इम्प्रूव करेगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो बेसिकली डिजास्टर्स के जो अकरेंस है उसका जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना या उसको प्रिवेंट करना। ओके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिल करके, प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं जिससे डिज़ास्टर को मैनेज किया जा सके। और फिर उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना जिनमें से ट्रेंड इंडिविजुअल्स निकलें और उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी भी डिज़ास्टर हैंडल करना, वहाँ पर इवैक्यूएट करना, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कराना बहुत ही नॉर्मल और ईजी हो जाए, और ताकि जल्द से जल्द वहाँ के लोग रिहेबिलिटेट हो जाए और उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए। अगर इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इस एक्ट के थ्रू नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको NDMA बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि एक सोल या एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करता है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो NDMA है ये बेसिकली प्लान्स, गाइडलाइंस, ये सब वो फ्रेम करती है और किसी भी डिज़ास्टर के आने पे वो टाइमली वहाँ का रिस्पॉन्स और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी मैनेज करती है। सो ये तो हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो जो पहला चैलेंज फेस करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो है फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस। जो इंडिया में बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही हायरार्किकल है। इसमें जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो है NDMA, उसके बाद स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ आती हैं SDMA, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ आती हैं DDMAs, और उसके बाद भी जो ज़िला परिषद होते हैं उस पर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। सो ये सिस्टम तो अच्छा है, हायरार्किकल सिस्टम जो है, लेकिन इतने जो हायरार्कीज़ हैं इसमें इनको प्रॉपर फंडिंग नहीं होती है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स और इनका जो काम करने का तरीका है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। और काफ़ी जगहों पर जो लोअर लेवल्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट या ज़िला परिषद लेवल पे, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो ठीक से काम भी नहीं करती हैं। सो एक ये मेन चैलेंज है जो एक फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद जो सेकंड चैलेंज है वो है वीक कंपाइलेंस ऑफ पॉलिसीज़। जो कि पॉलिसीज़ बनाई गई हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर वो काफ़ी वीक हैं, उनका कंपाइलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेसेस। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि कहीं पर डिज़ास्टर स्ट्राइक किया, वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि वहाँ पर उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। साथ ही साथ लोगों को रिहेबिलिटेट करना, उनको फिर से इंश्योर करना, इंश्योरेंस देना, वो भी ठीक से होता नहीं है। वहाँ पर इतने इनएफिशिएंसी है लोगों के अंदर। जैसे कि कहीं पर डिज़ास्टर स्ट्राइक किया, उनको रिलीफ मेजर में कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया गया, वो टाइम से ना पहुंचना, वो काफ़ी देर लगना उससे पहुंचने में, तो ये सब इस सिस्टम की इनएफिशिएंसीज़ को दिखाती हैं। नेक्स्ट इज़ नीड टू अडॉप्ट इनोवेटिव सिस्टम्स, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, अडॉप्ट की गई हैं नई टेक्निक्स, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी नए टेक्निक्स को, मेथड्स को, टेक्नोलॉजीज़ को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस में बहुत कमी है, लोग अवेयर नहीं है कि वहाँ पर वो कितने वल्नरेबल हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे है, उनको कैसे ठीक से उस डिज़ास्टर से बचना है, कैसे उसका रिस्क रिड्यूस करना है, इसकी अवेयरनेस पीपल में नहीं है। सो उसको भी हम लोग को इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद नीड ऑफ मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मॉक ड्रिल्स। लोगों को बेसिक टर्म्स या बेसिक ट्रेनिंग्स देनी चाहिए कि कैसे एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर को अवॉइड करना है, कैसे उससे हम लोगों को उसका रिस्क रिड्यूस करना है। और एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर्स के जिनके मॉक ड्रिल्स पॉसिबल हैं, जैसे अर्थक्वेक्स के मॉक ड्रिल्स हो सकते हैं, फायर्स के मॉक ड्रिल्स हो सकते हैं। सो
इनको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, लोगों में मॉक ड्रिल्स करानी चाहिए। लास्ट इज नीड ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ें, उसमें और इनोवेटिव रिसर्च करें, नए नए मेथड्स या नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आएँ ताकि हम लोग डिजास्टर्स के रिस्क को रिड्यूस कर सकें। सो ये बेसिकली चैलेंजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट थे। हम लोग ने पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक नटशेल में कंप्लीट कर लिया। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।